नमस्कार, गुड इवनिंग। दी वन इंडिया शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहली बार संबोधित किया और न्यू नॉर्मल को रीडिफाइन किया। ये न्यू नॉर्मल अब भारत के अंदाज में आगे आने वाले दिनों में क्या स्वरूप रहता है, ये देखना होगा। लेकिन आज के दिन के बड़े डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको बता रही हूं, आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे और वहां पर जवानों के साथ उन्होंने समय बिताया। इस बीच बातचीत हुई, लेकिन इस तस्वीर का, इस मोमेंट का अपने आप में एक सिंबॉलिक महत्व भी है, जिसको हम आगे डिकोड करेंगे। और इस बीच देश में और क्या हो रहा है, शोपियां में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया और साइबर अटैक्स की सूरत तो लगातार दिखाई दे ही रही है देश में। और जानकारी आज ये भी मिल रही है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख साइबर अटैक हुए, हालांकि इसमें से कामयाब सिर्फ 150 ही हुए। इस बीच आज सवाल कई हैं हमारे पास। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, सीज फायर को लेकर कई सवाल हैं। भारत में भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीज फायर का आधार क्या था, किन कंडीशंस पर हुआ, जिस पर काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी ने कल पिक्चर क्लियर किया। लेकिन उसके बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये सीज फायर कब तक टिक पाएगा? क्योंकि जिस तरह से अभी भी सीमा पार से हरकतें हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, वो एक चिंता, कंसर्न भारत के लिए है। लेकिन अब इस पर भारत का रिएक्शन आगे क्या होगा, ये सवाल है। पाकिस्तान के भीतर आंतरिक चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि जैसे अटल जी के शब्दों में अगर मैं कहूं कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो उस लिहाज से एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है और बांग्लादेश में जो हालात हैं, इन सब चुनौतियों को देखते हुए भारत की परिस्थिति आज क्या है, तो इस पर आज एक डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनाना चाहती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो अब देखिए, कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, उसके बाद आज उनका इस एयरबेस पर होना, इसके सिंबॉलिक मीनिंग पर मैं बात करूंगी। लेकिन पहले जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दूं। हमारे साथ जर्मनी से मुमताज बलोच साहब जुड़ रहे हैं, आप बलूचिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सज्जाद रजा हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं, चेयरमैन ऑफ द नेशनल इक्वालिटी पार्टी फॉर जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड लद्दाख। एम्बेसडर वीना सिकरी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस बातचीत में। मेजर जनरल राजन कोचर साहब इस बातचीत में जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर गुलरेज शेख भी इस बातचीत में हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं और मुझे यकीन है कि लगातार जो बीते एक हफ्ते के घटनाक्रम है, उस पर सभी बड़े करीब से नजर बनाए हुए हैं। अब एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन भारत के लिए किस तरह की चुनौतियां अभी आगे हैं और पाकिस्तान के आंतरिक हालात कितना बड़ा चैलेंज आगे पोज करते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूँ सर इस पर। प्राइम मिनिस्टर का आज आदमपुर एयरबेस पर होना, इसके सिंबॉलिक मीनिंग क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू मीनाक्षी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया और सारे पैनलिस्ट को मेरी नमस्ते। अब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहले तो जिस हिसाब से पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा अपना चला रहा था, फेक न्यूज़ अपना चला रहा था कि आदमपुर बेस को उसने डैमेज किया है, उसका रनवे और उसका S-400 को स्ट्राइक किया है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से आ रही थी। तो एक स्ट्रेट मैसेज है पाकिस्तान को। जब प्राइम मिनिस्टर इसको यहाँ पे अभी विजिट किया है और आपने विजुअल्स भी देखे, पाकिस्तान कोई विजुअल भी नहीं दे पाया। वो एक प्रोपेगेंडा अपना चला रहा था जो आज सारे वर्ल्ड को पाकिस्तान की असलियत पता चल गई है, किस टाइप का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ पाकिस्तान चलाता है वहाँ से, और ख़ास तौर पे उसका DGIs पे किस तरीके की न्यूज़
और अपने लोकल ऑडियंस को देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा एक इसको मैसेज ये था कि देखिए प्राइम मिनिस्टर अभी कल ही सीज फायर हुआ है और प्राइम मिनिस्टर इतने मशरूफ हो गए अपने जो नॉर्मल अपने डे टू डे रूटीन में, बट उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने टाइम निकाल के हमारे जो एयरफोर्स का ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, जैसे पाकिस्तान का सरगोदा है, वो सेम इंपॉर्टेंस का हमारा आदमपुर है। बस 1971 की लड़ाई में आप जानते हैं आदमपुर काफी कुछ हरकत हुई थी। तो अगर हम इन चीजों को सामने लेके चलें तो एक जवानों का मोराल और मोटिवेशन के लिए, देखिए मैं फौज में तकरीबन 40 साल रहा हूं। एक मौका जो होता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और मिलते हैं अपने ट्रुप से, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। और जो जवान आज यहाँ पे, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो स्क्रीन पर, आपको पता चलेगा कि किस तरीके की लहर में उठ जाती है जब आपसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका मनोबल आपका जो बढ़ाते हैं। देखिए लड़ाई में एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो मैन, मशीन और मोराल, ये 3 M है, बहुत जरूरी है एयरफोर्स के लिए। और आज हमने इसको देखा कि हमारे जो एयरमैन हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, दिन रात इन लोगों ने काम किया अपने एयरक्राफ्ट्स को एयरवर्दी करने के लिए, और आपका नतीजा आपके सामने था। मशीन जो हमारे हवाई जहाज है, हमारे MiG-29 है, और हमारे जो बाकी हवाई जहाज है जो इस एयरफील्ड इवन सर, अगर मैं इसको इस नजरिए से भी देखूं कि जब सीज फायर का ऐलान हो चुका है और सीज फायर को लेकर सवाल अपनी जगह हो सकते हैं, डिस्कशन अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन सीज फायर के बाद भी अगर प्रधानमंत्री एयरबेस पर पहुंच रहे हैं, बॉर्डर के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब जो कल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया है हमने, तो ये उसी बात का, उस पॉइंट का एक एक्सटेंशन कदम के रूप में हमें जरूर यहां पर दिखाई देता है। अब इसके कूटनीतिक पहलू पर अगर आए तो एम्बेसडर सीकरी, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैम। देखिए बड़ी हैरानी हुई पूरे भारत को भी जिस समय हम ये देख रहे हैं कि अगर बातचीत टॉक्स की टेबल पर आप जा भी रहे हैं, क्या रहा सीज फायर का आधार, ये सवाल सब पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये भी कहना है कि नीड टू नो बेसिस पर चीजें बताई जाती हैं और उतना ही कम्युनिकेट किया भी जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि भारत से जब सीज फायर के पॉइंट पर बात हो रही है तो पॉलिटिकल लीडरशिप आगे खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान से जब वो बात हो रही है तो आसिम मुनीर से वो बात हो रही है। अगर अमेरिका से फोन कॉल जा रहे हैं तो आसिम मुनीर से वो बात हो रही है। और जब कल प्रधानमंत्री ने न्यू नॉर्मल की डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए, उसमें तीसरा बिंदु ये था कि हम सरकार आतंक परस्तों को और आतंकवादियों को एक ही नजर से देखेंगे अगर वो उसके साथ खड़े हैं तो आसिम मुनीर तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। फिर उन्हीं की मर्जी से तो सब कुछ हुआ यहां पर, और उनको अगर ये आधार दिया जा रहा है कि फोन कॉल उनके पास जा रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बजाय, ये कितना बड़ा चैलेंज मैम इंडिया के लिहाज से भी है? ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, जब वो यूक्रेन रशिया की बात हो रही थी या इजराइल हमास की बात हो रही थी, कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। तो ये जो युद्ध की बात है और युद्ध को एक्सटेंड करने की बात है, ये बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में बात थी ही नहीं। लेकिन हमारे मन में बिल्कुल बात ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादियों ने हमारे औरतों का सुहाग लिया है, उनका सिंदूर उजाड़ा है, उनको हम कड़ा जवाब देंगे, और ये बिल्कुल विदाउट एनी फियर ऑफ एवर ये करेंगे। और मेरा ख्याल कि हमने पूरे टारगेट अचीव कर लिए हैं। लेकिन ये जो आप सीज फायर कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ किया कि युद्ध विराम की बात हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं। स्थगित का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये एक एडजर्नमेंट है, एक पॉज है, और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है। और अगर कुछ भी आए उस तरफ से तो हम बिल्कुल जवाब देने को तैयार हैं। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 में जो आपको बताऊं, जो आपने आसिम मुनीर की बात की, ये तो पाकिस्तान में 8 दशकों से यही बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप अपनी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, लेकिन एन मौके पे आर्मी आके पूरा कंट्रोल संभाल लेती है। शुरू से ऐसी ही बात रही, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट हो या मार्को रूबियो हो, वो आसिम मुनीर से बात करें, दूसरी तरह से बात करें। लेकिन हमारे तरफ से हमने ये कड़ा जवाब दिया है। ये हमारा जो आकाश तीर का जो हमने सैंपल दिखाया है कि बॉम्बिंग और एवरीथिंग वाज इंडिजिनसली मेड।
मेड इन भारत, सब मेड इन इंडिया था सब कुछ। और मेरे ख्याल पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसे भौंचला गए हैं लोग कि ये कहाँ से भारत ने इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये आकाश तीर का उन्होंने इस्तेमाल किया, जी और 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने पिन पॉइंट करके सारा जो हमको अचीव करने थे टारगेट वो अचीव किए। और फिर उसके बाद हम ये स्थगित करने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ठीक है वायलेशन ना हो तब। और ठीक है इसलिए मेरे ख्याल ये जो पॉज की बात है और जर्मन की बात है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। सीज फायर का लफ्ज हमें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। और ठीक मेरा ख्याल है कि ये भी सोचने वाली बात है कि ये बिल्कुल भारत के पक्ष में है। जो आज हमारी स्थिति है ये बिल्कुल भारत के पक्ष में है। पूरे विश्व की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री आज सुबह आदमपुर गए हैं और एयरमैन के साथ उन्होंने बात की है। जितना जोश हम देख रहे हैं वो तो बिल्कुल ही प्रेज वर्दी है। और कल रात को जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे जी देश को संबोधित किया था उसमें भी हम देख इनफैक्ट रहे हैं। मैम मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इंटरनेशनली जो बाकी देश खड़े हैं और उन्होंने जो पोजीशनिंग इस पूरे वक्त में ली जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध जैसी स्थितियां पनप रही थी, मैं उस पर भी आपका रिएक्शन लूंगी। लेकिन हमारे साथ जर्मनी से मुमताज बलोच भी हैं। मुमताज बलोच, आप जर्मनी में बैठे हैं और मुझे मालूम है कि वहां पर होना आपके लिए कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है, और आप लोग किस नजरिए से वहां जमीन पर जो घट रहा है उसको देख रहे थे। किस तरह की चर्चाएं आपके बीच चल रही थी, उधर आपकी कम्युनिटी के जो बाकी लोग बसे हैं उनके बीच चल रही थी? ऑपरेशन सिंदूर के आपके लिए क्या मायने थे? ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और जितने सारे गेस्ट हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। हम ये समझ रहे थे कि जब इंडिया ने एक डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन टेररिज्म, इस रीजन से टेररिज्म के खात्मे तक जारी रहेगा। इंडिया ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन जो फैक्ट्री है वो अब भी कायम है। और जो मेन टारगेट है इंडिया के लिए वो फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है टेररिज्म, और उनको फिर इंडिया भेजती है ट्रेन करके और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देके, असलहा देके, वेपन्स देके। असल में ये टाइम वाकई में जंग का है नहीं। इस टाइम पे अगर दो मुल्क आपस में जंग में चले जाएं तो उसके नुकसान पूरे खित्ते पे पड़ते हैं, लोग मरते हैं, खून बहता है। ये यकीनन किसी के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर इंडिया को इस टेररिज्म से निजात चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो वो हमारी जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक आज़ाद बलूचिस्तान इस रीजन में वो किरदार अदा करेगा एक जिम्मेदार स्टेट की हैसियत से कि वो इलाके में, पूरे रीजन में अपने असरात छोड़ेगा। जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो एक सपोर्ट है वो जो हमें इस वक्त तक नहीं मिल रही, अगर वो हमें, तो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान को खुद इंगेज कर सकते हैं। उसके जो इंटेंशंस हैं या फिर जो टेररिज्म की वो चाह है, उसको हम किसी न किसी तरीके से टैकल कर सकते हैं। असल में इस वक्त जो पाकिस्तान है उसने चाइना के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैयार की है। वो हर तरह से हिंदुस्तान को इंगेज करना चाहता है। पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ है नहीं। उसकी इकोनॉमी, उसकी टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ पाकिस्तान के साथ किसी तरह से कंपेयर हो ही नहीं सकता। लेकिन चाइना जो है वो इस रीजन में हिंदुस्तान का एक कंपेरेबल पार्टनर कह सकते हैं। तो उसको एक्सेस दे के हमारी जमीन में और आसपास के रीजन्स में वो किसी न किसी तरह से एंगेज करके हिंदुस्तान को एक तरह से घेर रहा है। इसको रोकने की जरूरत है। इसको उस वक्त हम रोकने में कामयाब होंगे जब हिंदुस्तान इस पूरे रीजन में अपने एलाइज क्रिएट करेगा। पाकिस्तान तो जबरदस्ती मार के, तशद्दुद करके, वायलेंस के जरिए चाइना को लाके बिठा रहा है। लेकिन अगर हिंदुस्तान हमारे साथ मिल के काम करेगा तो ये सारी चीजें हिंदुस्तान को मुयस्सर हो सकती हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो ईरानियन ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है, वहां पे भी हिंदुस्तान को एक रिलायबल एक्सेस मिल सकता है। जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है वहां पे भी
हिंदुस्तान को एक रिलायबल एक्सेस मिल सकता है। हाँ, मैं इस पॉइंट को और एक्सप्लोर करूंगी, लेकिन गुलरेज शेख साहब, जैसे ही सीज फायर को लेकर घोषणा हुई, उसके बाद जिस तरह की चेस्ट थंपिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, शहबाज शरीफ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं जैसे पता नहीं कौन सी जीत उन्होंने हासिल कर ली है, वहां पर जो जुलूस निकल रहे हैं, जश्न किस बात का मन रहा है वहां पर, ये समझ नहीं आ पा रहा अभी तक। मैं एक्चुअली सीरियसली ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि आप जश्न किस बात का मना रहे हैं। जो हमलों की तस्वीरें भारतीय फौज की तरफ से डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक के बाद एक जो सबूत वहां पर दिए गए हैं, चकलाला बेस हो, नूर खान बेस हो, जिस तरह की तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, और उसके बाद ये जश्न आप मना रहे हैं, किसे मूर्ख बना रहा है पाकिस्तान? देखिए, अपनी आवाम को मूर्ख बना रहे हैं, उनकी जो जनता है उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि सीज फायर का मतलब ये नहीं हुआ कि पीस हो चुका है। सीज फायर तो एक टेम्परेरी चीज होती है, वो किसी एक की तरफ से भी तोड़ी जा सकती है और दोनों की तरफ से भी एक साथ तोड़ी जा सकती है। तो अभी पीस नहीं हुआ है, अभी पाकिस्तान ने तो 2 से 3 घंटे का समय भी नहीं लिया इस घोषणा के बाद ही, जो बॉर्डर पार से जो हरकतें शुरू हो गई, 2-3 घंटे भी नहीं लगे इनफैक्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये पहला सवाल आपका मैं जवाब ये दूंगा इसका कि आप पूछ रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं। तो मैं तो ये पूछता हूँ, इनके जो मेजर्स हैं, इनके जो जनरल्स हैं, वो इतने सारे जो तमगे लगा के फिरते हैं, किस चीज के लगा के फिरते हैं? आज तक जितनी जंगें हुई हैं सारी की सारी जंगें हारे, फिर भी तमगे लगाते हैं। तो शायद वो हार का जश्न मनाते हैं और हार के तमगे लगाते हैं। जहां तक आपने पूछा कि वो जो ब्रेक हुआ था, अब उसके विषय में तो बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। और मैं एक गल्फ की बड़ी चैनल पर बैठा था, मिडिल ईस्ट की, तो उसमें पाकिस्तानी गेस्ट ने तो मुझे यहाँ तक ये कह दिया कि हो सकता है कि किसी मिलिटेंट्स ने वहां से सीज फायर तोड़ा हो, या हो सकता है कि आर्मी के ही कुछ लोगों ने तोड़ा हो। तो मेरा यही जवाब था कि आप मानते हैं कि आपके यहाँ मिलिटेंट थे, वो इतने मजबूत मिलिटेंट थे कि उनके पास ड्रोन्स होते हैं, और अगर आर्मी के लोगों ने तोड़ा था तो इसका मतलब ये हुआ कि आसिफ मुनीर के खिलाफ बगावत हो चुकी है। तो कुछ हो सकता है स्थिति हो बगावत की वहां पर आसिफ मुनीर के खिलाफ भी। लेकिन अभी जो जश्न के माहौल दिख रहे हैं ना, तो खुद शहबाज शरीफ जो जश्न मना रहे हैं और जो छाती ठोक रहे हैं, अपना अपना सीना दिखा रहे हैं, वो केवल पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको इलेक्ट नहीं किया वहां की आवाम ने, वो कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ श्रेय लेने की कोशिश करे। और एक ऐसी आर्मी जिसने सबसे, जो वहां का नंबर 1 नेता है इमरान खान, उसको जेल में रखा हुआ है। और आर्मी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 2 साल पहले हुआ है कि आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके घरों पर लोगों ने हमले किए थे। आर्मी के जो कैंट से कैंटोनमेंट थे उसके अंदर आवाम घुस गई थी। तो ये सब अपने पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी बॉडीज ने इनकी जो ग्रोथ की दर है उसको कम कर दिया है। आप ये देखिए कि वहां का स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 2-3-4% से ज्यादा गिर चुका है। तो आपके स्टॉक्स गिर रहे हैं, आपकी जीडीपी की ग्रोथ कम की जा रही है, और उसमें आप 25% आपका जो एग्रीकल्चर है लगभग जो वो तो हमारे पानी से सरवाइव कर रहा है। आपके अगर आपका पानी कम होता जाता है तो आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का क्या होगा, आपकी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? और आप देखिए, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, वहां से भी प्रॉब्लम्स है। आपने एक बात और नोटिस की होगी, ईरान इनका एक और पड़ोसी है, उससे भी कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ये लोग मानते नहीं है। लेकिन मैं तो बात करता हूं ना कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि ईरान को टारगेट करते हैं, आतंकवादी ग्रुप। मैं कुछ नाम भूल रहा हूं जिसके आतंकवादियों को तो ईरान ने पकड़ के फांसी दी है। और इसी प्रकार अफगानिस्तान में आप देखिए, अफगानिस्तान में भी इनके खिलाफ बहुत बुरा एक वातावरण है। तो पाकिस्तान इज ऑन ऑर्ड्स विद एवरीबॉडी एक्सेप्ट चाइना। और चाइना भी क्यों उनके साथ देता है? क्योंकि चाइना को दिखता है कि एक नेबर उसका ऐसा है कि जो उससे आंख मिला के बात कर सकते। जी, मेजर जनरल कोचर, मैं सर आपका एक छोटा रिएक्शन गुलरेज साहब की बात पर चाहूंगी। सर, आसिफ मुनीर ये क्या कैरेक्टर है सर? बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि आप अपने सीने पर मेडल्स लेकर घूम रहे हैं, पर वॉर कौन सी जीती है आपने? कौन सा युद्ध आपने जीता है जिसके आप ये चेस्ट पर ये सारे मेडल्स लगाकर घूम रहे हैं? इनफैक्ट एज पर रिपोर्ट्स, साहब तो बंकर में जाकर छिप गए थे जिस समय भारतीय फौज ने वहां पर एक्शंस किए हैं। 3 दिन तक आप कहीं हैं नहीं, गायब हैं आप पूरी तरह से पिक्चर से।
और आपका होना नहीं होना इसी बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि एक युद्ध आपने छेड़ दिया, अपने देश को झोंक दिया, भारत के सामने आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान कश्मीर हमारे गले की रग है, नस है, इस टाइप की बातें हो रही है, 2 नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करने वाले स्टेटमेंट्स आप जाके अलग अलग कार्यक्रमों में दे रहे हैं, उसके बाद भारत पे हमले आपने करवा दिए। ये क्या कैरेक्टर है सर? और सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि शहबाज शरीफ को फोन नहीं आता, फोन आता है आसिम मुनीर को। पाकिस्तान के कैरेक्टर का पर्दाफाश करने वाला इससे बड़ा पिक्चर सर और क्या होगा? जनरल मुनीर की बात कर रहे हैं या मुल्ला मुनीर की बात कर रहे हैं? बिकॉज वो तो जनरल है नहीं, वो तो जिहादी है, और वो उसकी फौज भी जिहादी है। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं, मुरीद के और भावलपुर, दोनों जगह टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ है, जो इस टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हमने स्ट्राइक किया है। मुरीद के रोड के उस पार इनका फौज का डिविजनल हेडक्वार्टर है, भावलपुर के बिल्कुल सामने इनका फौज का कैंप है। टेररिस्ट और फौज में कोई फर्क नहीं है। आज आपको पता चल गया है, जब एक फ्यूनरल के लिए आपने देखा एक लेफ्टिनेंट जनरल आता है, एक मेजर जनरल आता है, एक ब्रिगेडियर आता है, तो ये कौन सी फौज है? और ये जो मेडल है, इनको किस चीज के लिए लगा रहे हैं ये मेडल? और इसलिए आज पाकिस्तान में जो रिएक्शन है, पाकिस्तान में जो अवाम है, वो जनरल मुनीर को या मुल्ला मुनीर को कोस रही है कि ये जो हालत आज पाकिस्तान में हुई है, ये बिल्कुल इसकी देन है। और जो ऐसे प्रोवोकेटिव भाषण ये देता है, आपने इसको देखा, ये अपने फौजी जवानों को कैसे एड्रेस करता है? तो एक इसको फौजी जनरल की तरह नहीं करता है, ये उसमें रिलीजन का इस्तेमाल करता है। वो जो उनके जज्बात को खींचने के लिए, क्योंकि आज आपने देख लीजिए, बलूच से हमारे गेस्ट हैं, आज बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज का क्या हाल है जी, खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान फौज का क्या हाल है? आपने देखा है, एक पाकिस्तान पीस स्टडीज एक थिंक टैंक है, उसका एक स्टैटिस्टिक्स है, 393 पाकिस्तानी सोल्जर्स एक साल में मारे गए, 48 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। अब पिछले 4 दिन से रोज बलूचिस्तान में एक अटैक होता है जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं, और पाकिस्तान ने एक आर्मर्ड डिवीजन और एक इन्फेंट्री डिवीजन को बलूचिस्तान से इंडिया के बॉर्डर में मूव किया। जैसे ही मूव किया, उनको बलूचों ने वहां पे ठोक दिया। तो हम ये जो हालत देख रहे हैं पाकिस्तान की, ये अपने जो इंटरनल प्रॉब्लम्स को, इनकी इमेज, ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चलाते हैं, ये तो ठेकेदार है, बिजनेसमैन है। इनका एक फौजी फाउंडेशन जो चलता है, 18 कंपनियां चलाते हैं, $20 बिलियन का इनका कैपिटल है, $500 बिलियन इनकी महीने की साल की आमदनी है। ये फौज की ट्रेनिंग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बिजनेस कर रहे हैं। और जो फौज अगर बिजनेस में लग जाती है, आप इनके ऑफिसर्स को देखिए, ये बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं जो इनके जनरल हैं। और इसको मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक 4 BHK के फ्लैट में रहता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी फौज के बीच में। सर आपके लिए, ये आपके लिए है सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो ये इनकी कहानी है मीनाक्षी जी। तो जी, ये अभी इनकी असलियत सामने आ चुकी है। और मैं एक लास्ट पॉइंट यहां पे ये देना चाहता हूं, हमको सीज फायर नहीं चाहिए था। एक दिन और अगर हमको मिल जाता, हमने इनके 11 एयर बेसेस को नष्ट कर दिया था। इनके पास टोटल 13 एयर बेसेस हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमने क्रिपल कर दिया था। पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया था, और हमको एक दिन और चाहिए था। आप उसको देखते हैं, वहां पे क्या और तबाही हम बचा सकते थे। इसीलिए हम इंटरेस्टेड नहीं थे सीज फायर में। आज भी सीज फायर नहीं है, एक टैक्टिकल पॉज हम इसको बोलते हैं। हम इसको सीज फायर नहीं बोलते हैं, दिस इज अ टैक्टिकल पॉज, बिकॉज लड़ाई अभी भी जारी है। और जब तक जारी रहेगी,
जब तक हम इनका टेररिज्म का खात्मा पाकिस्तान में नहीं करते हैं। और आप देखना, एक दिन एक बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनेगी, और मैं, अब ये हमारे गेस्ट है यहाँ पे, इनको मैं बोलता हूँ, आप एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाइए अपना बलूचिस्तान में, बिकॉज 90% बलूचिस्तान का आपका कंट्रोल है। ये बड़ी बात है। आई थिंक इसी पॉइंट के साथ प्रोफेसर रजा, मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी सर। मैं समझ सकती हूँ इमोशंस के स्तर पर अपनी जमीन से बाहर होने के क्या मायने होते हैं, उस अस्तित्व के क्या मायने होते हैं, और अपनी सरजमीन से आई हुई एक खबर भी, वहां की एक घटना भी, जब आप 7 समुंदर पार बैठे हों तो वो कैसे प्रभावित कर सकती है, और वो कहाँ पर पिंच होती है, वो चीज एक फांस की तरह कैसे चुभती है हर सेकंड, ये मैं समझ सकती हूँ। अब इस समय पर जब ये परिस्थितियां भारत पाकिस्तान के बीच चल रही हैं, और जो अभी मेजर जनरल कटोच ने जो बात बोली है, कोचर साहब ने जो बात बोली है कि आप एक दिन आएगा शायद ऐसा कि जहां पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनेगी बाहर, वहां से चलेगी, 90% का कब्जा आपके पास है। लेकिन इन सब बातों को जब आप सुनते हैं, इस सब डिस्कोर्स को जब आप देखते हैं और आतंकवाद की फैक्ट्री चलते हुए पाकिस्तान में देखते हैं, आम जनता की बात तो वहां कोई कर नहीं रहा ना। आम जनता की के लिए क्या होना चाहिए, उनके विकास के लिए क्या होना चाहिए, विकास तो मुझे लगता है शायद ये शब्द ही उनकी डिक्शनरी में नहीं है। इन सब बातों के सर आपके लिए क्या मायने हैं? थैंक यू मीनाक्षी जी, आपने हमें यहाँ पे मौका दिया कि हम अपना नुक्ता नज़र दर्शकों तक पहुंचा सकें। देखिए, पाकिस्तान की जो बात हो रही है, तो पाकिस्तान एक मिलिट्री गैरिजन है। पाकिस्तान कोई अवाम के लिए तो ना ही बनाया गया था और ना ही ये अवाम के लिए चल रहा है। जिस तरह मेजर जनरल कोचर साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक कमर्शियल आर्मी है बेसिकली, और वो जिस तरह कहा जाता है ना, दुनिया में कहते हैं जी कि हर मुल्क की एक फौज होती है, तो पाकिस्तान एक फौज है जिसके पास एक मुल्क है। तो ये 18 कॉर्पोरेशंस नहीं, इनकी 54 कॉर्पोरेशंस हैं जो फौजी फाउंडेशन रन करती है। डबल रोटी से लेकर, दही से लेकर, ये सीमेंट और प्लाट और पता नहीं क्या क्या चीज, ये असला और सारा कुछ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, और इनकी डायरेक्ट जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट वो जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो आम अवाम है, जनता है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं मुल्क के अंदर, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है। ये तो खैर पाकिस्तान की सूरत हाल अब सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जो बात पहले हो रही थी, मैं उस पर अपनी इनपुट देना चाहूंगा। देखिए, ये जो आपने सीज फायर लाइन की बात की कि सीज फायर लाइन बिल्कुल आर्जी है और हम पोज कर रहे हैं, और ये जंग की जो बात है, तो जंग तो देखें 15 अगस्त 1947 को इंडिया बना था, तो 22 अक्टूबर 1947 को इंडिया पे पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत कर दी थी। और मैं समझता हूं कि उस वक्त, अब इस पे सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस वक्त से 22 अक्टूबर 1947 से लेकर आज तक इंडिया हालत जंग में है पाकिस्तान के हमलों की वजह से। और ये हमले बदस्तूर जारी हैं, इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। कभी ये साइबर अटैक होता है, कभी ये इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये जिहादी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ये मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीकों से ये सारा कुछ होता है। यहाँ पे युद्ध की जो बात हुई, तो मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज का दौर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा था जब यूक्रेन और रशिया के हवाले से कि युद्ध का जमाना नहीं है। तो मैं ये अर्ज करूंगा, मैं भी आखिरी बात करके फिर बाकी अहबाब जो है वो उनका इनपुट आपने, मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें पाकिस्तान के साथ इंडिया को जंग नहीं करनी चाहिए, जंग की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 2 जो आपके एग्रीमेंट हैं उनको आप खत्म कर दें, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको आप खत्म कर दें, आप जंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। 5 साल बहुत ज्यादा अरसा होता है, 2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं। दुनिया आपके पास आएगी और फिर आपके जितने भी मुतालबात हैं वो माने जा सकते हैं, माने जाएंगे। और दूसरा शिमला एग्रीमेंट है। तो देखिए, पड़ोसियों के साथ अगर दोस्ती नहीं हो सकती है तो फिर पड़ोसियों को सबक सिखाना जरूरी है। और उस सबक सिखाने के लिए घी जब सीधी उंगली से निकल आता है तो मैं नहीं समझता कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाए। और पाकिस्तान ये चाहता है
कि युद्ध हो। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, क्योंकि चाइना को इंडिया की शक्ल में एक हरीफ नजर आता है, एक ऐसी ताकत नजर आती है जो चाइना को चैलेंज कर सकती है या जिससे चाइना को खतरा हो सकता है। तो चाइना चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान हालत जंग में रहे, लेकिन इंडिया को, मैं इंडियन अवाम के लिए ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि इंडिया को जंग में नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए, शिमला एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान को मार दी जाए, और जो कौमें पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मुमताज बलोच ने कहा, जो कौमें पाकिस्तान के अंदर आजादी की जंग लड़ रही हैं, अपने अवाम के हकूक की बुनियादी हकूक की जंग लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए और पाकिस्तान खुद अपनी असल में आ जाएगा। जी, मैं एम्बेसडर सीकरी का रिएक्शन लूंगी। मैम, आप इसमें ऐड ऑन करना चाह रही हैं? मैम, एक सवाल मेरा आपसे और भी है। देखिए, एक तो ये कि शहबाज शरीफ की सरकार का भविष्य क्या है पाकिस्तान में, कंसिडरिंग इस पूरी परिस्थिति के बाद जो हालात, जो चैलेंजेस अभी वहां पैदा हुए हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर खड़ा था, डायरेक्टली तो युद्ध हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, युद्ध जैसी स्थितियों में हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या परिस्थिति ये भी थी कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक चेहरा है, लेकिन उसके पीछे जो खड़ा है वो युद्ध चाइना के साथ है आपका, इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे सज्जाद ने कहा कि जंग हो रही है इतने दशकों से, लेकिन भारत जो है, हमारी सरकार जो है, हमारा इंटरेस्ट अवाम में है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम प्रोग्रेस चाहते हैं, और हम वो भी कर रहे हैं, और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी हमारे पास पूरी है। कोई हमें जंग छेड़े, कोई जैसे अटैक ऑन इनोसेंट पिलग्रिम, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, उसका जवाब हम देने को तैयार हैं और दिया है, और हमने जो इसमें जीत हासिल की है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हमारे पास पूरी है, लेकिन अवाम की जो डेवलपमेंट है, उनकी प्रोग्रेस है, उनकी इंटरनेशनल अचीवमेंट है, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका बिल्कुल है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। उनका जीडीपी जो हमसे 110 से कम है, और जो उनकी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें वो जुड़े हुए हैं, IMF से लोन लेते जाते हैं, और जैसे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 2.7% रेट ऑफ ग्रोथ है उनकी, और भी कम होगी इस साल, और हमारी जो है 6% थी, इसका मुकाबला ही नहीं है। हम हर एक तरीके से तैयार हैं। जो आपने चीन की बात कही, मैं आपको ये बता दूं कि चीन हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, वो तो दंग रह गए हैं कि हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, और हमने जैसे हमले किए हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स बेसिस पे और उनके जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स पे, वो बिल्कुल दंग रह गए हैं। पाकिस्तान जो है वो खुद, जब उनके एयरफोर्स बेसिस पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो वो खुद अमेरिका के पास भागते गए कि प्लीज हमें मदद कीजिए और हमें चाहिए। और जो प्रपोजल उनकी तरफ से आया है, जो ये युद्ध विराम, जो ये स्थगित करने का प्रपोजल कि फायरिंग अब बंद हो जाएगी, सीज फायर का लफ्ज उसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो 2 लाइन का डिक्लेरेशन हुआ था, और उन्होंने प्रपोजल दिए, हमारे लोगों ने स्वीकार किए, और हम देख रहे हैं आगे क्या होगा। चीन को उन्होंने बताया ही नहीं कि हम जा रहे हैं अमेरिका के पास। चीन उनसे बहुत नाराज है आज की तारीख में, क्योंकि हमारी क्यों नहीं बताया। उसके बाद आप देखें कि वांग जी ने हमारे NSA अजीत डोभाल जी को फोन किया, और फिर उन्होंने लफ्ज कंडेम द पहलगाम अटैक्स पहली बार यूज किया। पहले उन्होंने ये लफ्ज यूज भी नहीं किया था। तो इससे जाहिर होता है कि वो बिल्कुल अप्रिशिएट इन अ वे कर रहे थे कि भारत ने कैसे सामना किया, और अपने टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो आकाश तीर हैं और बिल्कुल सिस्टम्स हैं टेलीकॉम और एरोनॉटिक अटैक्स के, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कनेक्टेड टू इसरो सैटेलाइट, कैसे इसे हमने इंटरनली डेवलप करके यूज किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जरूर मैं जानूंगी कि जो मुमताज बलोच जी ने कहा है कि उनकी क्या स्थिति है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल दर्दनाक स्थिति है। और जरूर, जैसे आज के दिन में भी मैंने आज के अखबारों में पढ़ा कि इन्हें 4-5 दिनों के दौरान BLA ने कुछ 71 अटैक्स किए हैं वेरियस इंस्टॉलेशंस पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो इसलिए उनकी तो जंग जारी है, और जरूर उनको इसमें सफलता मिलेगी। शहबाज शरीफ की सरकार का क्या भविष्य मैम आप आगे देख रही हैं वहां पर? देखिए, सिविलियन सरकारों की भविष्य पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी चीफ पे निर्भर है, और ये सब कहा जाता है कि आर्मी की पॉपुलैरिटी और आर्मी चीफ की पॉपुलैरिटी इतनी नीचे गिर गई थी पाकिस्तान में कि इसलिए उन्होंने ये सब छेड़ा। उन्होंने ये जो पहलगाम का अटैक प्लान किया और सब किया, उसमें तो बिल्कुल ही इसलिए कि वो काइनेटिक रिस्पॉन्स होगा, और हमारी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। आई थिंक इस पर मैं रिएक्शन मुमताज बलोच साहब से भी लूंगी। मुमताज बलोच साहब, जरा बताइए देश को भी, दुनिया को भी, पाकिस्तान आर्मी का क्या व्यवहार है बलूचिस्तान के लोगों के साथ?
पाकिस्तान आर्मी का व्यवहार वही है जो बांग्लादेश में बंगालियों के साथ था। हमें हमारे साथ भी वैसा ही है। जो बलूचिस्तान की आज़ादी के ऊपर यकीन रखता है, अब कोई स्टूडेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, उनको उठा के गायब कर देते हैं, सालों साल उनको पे टॉर्चर करते हैं, उसके बाद फिर मार के फेंक देते हैं। बलूचिस्तान से मास ग्रेव्स डिस्कवर हो रही हैं। इस वक्त अभी तकरीबन 4 दिन पहले 45 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को लाके क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में डंप किया गया था। 45 और उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई प्रोसेस नहीं, कोई डीएनए वगैरह कुछ नहीं। रोजाना के हिसाब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो मिसिंग पर्सन्स हैं या फिर विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, उनकी लाशें हमें मिल रही हैं। तो ये सारा वो पाकिस्तान का तरीकाकार है। बॉर्डर जो गोल्डस्मिथ लाइन जो ईरान के साथ हमारा लगता है, उसको मुकम्मल तौर पे सीज कर दिया गया है, उसको सील कर दिया गया है। वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। और लोग जो उस रीजन में रहते हैं, ज्यादातर उनका जो इकोनॉमिक गुजर बसर होता है वो उसी बॉर्डर से होता है। मतलब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर इस पूरे रीजन में हमारे ऊपर एक भी अटैक हुआ तो हम आप लोगों को भूखा मार देंगे। जो हमारे पास आटा आता है या कोई दूसरे खाने पीने की चीजें आती हैं पाकिस्तान से, तो हमारे पास कुछ नहीं आता, वो सारा ईरान से आता है। और अगर बॉर्डर बंद रहेगा तो इसका मतलब लोग सफर करेंगे। मतलब पाकिस्तान इस लेवल पे आ गया है कि वो कोई और सॉल्यूशन उसको मिल नहीं रहा उस तहरीक को, उस मूवमेंट को टैकल करने के लिए। तो लोगों को भूखे मारने का जो एक टैक्टिक है, ब्लैकमेलिंग, वो यूज करके लोगों को प्रेशराइज करने की कोशिश करे। उसने सारी चीजें आजमा ली, लोगों को उठाना, टॉर्चर करना, लाशें फेंकना, ड्रिल करना, उनकी आंखें निकालना, उनके ऑर्गन्स निकालना, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों में खौफ अभी तक नहीं आया। वो उसी तरह से अपनी तहरीक के साथ, अपनी मूवमेंट के साथ, अपनी आज़ादी के साथ खड़े हैं जिस तरह से वो आज से 25 साल पहले थे, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है, उसमें एक नया मोमेंटम आ रहा है। अब लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी के कैंपों में घुस के उसके अंदर 3-3, 4-4 दिन तक उस कैंप को मुकम्मल तौर पे यरगमाल बनाते हैं, फौजियों को यरगमाल बनाते हैं। अभी आपने शायद देखा होगा कि जो जाफर एक्सप्रेस का हुआ था, 200+ पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग ऑफिशियल्स वर टेकन इनटू हॉस्टेज। तो ये वहां की सूरत हाल है, वहां की सिचुएशन है। जो हमें हमारे पास लैकिंग सिचुएशन है वो ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनकी तरफ से हमारी सुनवाई नहीं है। अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट मिल जाए, डिप्लोमेटिक या फिर किसी तरह से भी, तो हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पे अपने कब्जे में ले सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी सड़कें तो आज भी इस पोजीशन में, जब पाकिस्तान आर्मी मुकम्मल तौर पे आज़ादाना वहाँ पे सब कुछ कर सकती है, उसके बावजूद वहाँ की जो मेन शायराएं हैं, सड़कें हैं, उन पे आज भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो आके घंटों घंटों कंट्रोल में रखते हैं। वहाँ पे लोगों की स्नैप चेकिंग होती है, वहाँ पे फौजियों को अलग करके उन पे फिर अटैक्स किए जाते हैं। ये सारा वो सिचुएशन है जो बलूचिस्तान में इस वक्त इस सूरत हाल में बलूचिस्तान गुजर रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें, जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान हमें इस बुनियाद पे हमारे मारने को जस्टिफाई करता है, हमारे ऊपर टॉर्चर को जस्टिफाई करता है कि भाई ये लोग रॉ के एजेंट हैं, ये इंडियन एजेंट हैं और ये सारी चीजें। लेकिन हमें उस तरह से एक एजेंट की तरह से भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। हम लावारिस मर रहे हैं, हमारी उस तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि इंडिया ऑफिशियली बलूचिस्तान की मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करे और बलूचिस्तान को एक ऑक्युपाइड टेरिटरी डिक्लेयर कर दे ऑफिशियली, जिसके बाद फिर हमें इंटरनेशनली एक कॉरिडोर मिल जाएगा जिसके बेस पे हम अपनी चीजों को जस्टिफाई कर सके। और पाकिस्तान का जो ऑक्युपेशन है वो कंप्लीटली इलीगल है, अनजस्टिफाइड है। अगर हमें ये एक्सेस मिल जाए कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाके अपना केस वहां पे पेश कर सकें, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान वहां में बुरी तरह से हार जाएगा।
तो हम्म। ये सारी चीजें हमें चाहिए। हम ठीक। चाहते हैं कि हमें इस तरह से जी ये सब गुलरेज साहब, देखिए ये पूरा ये जो वक्तव्य अभी हमने सुना है, उनकी तकलीफ, किस तरह की ज्यादतियां, अत्याचार, बर्बरताएं वहां पर घट रही हैं, वो उन्होंने इंसिडेंट्स टू इंसिडेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अपने अस्तित्व के लिए, अपने हक के लिए कहां कहां कौन सा दरवाजा खटखटाया जा सकता है, उस तरह के प्रयास वहां पर हो रहे हैं। सामने कौन है? मुल्ला मुनीर, उनकी सेना, जो वहां से ये दावे कर रही है कि भारत कश्मीर का गला घोट रहा है। ये दावे हैं उनके वहां से। 370 हटने के बाद कश्मीर को जिस तरह से फ्लरिश होते हुए दुनिया ने देखा है, यही तो दर्द था ना, यही तो तकलीफ थी कि पहले जिस कश्मीर को आतंक के साये में, गन्स के साये में डाल दिया गया था, वो कश्मीर जहां पर G20 हो रहा था, वो कश्मीर जहां पर थिएटर, सिनेमा हॉल्स खुल गए थे, वो कश्मीर जहां से बच्चे, स्टूडेंट्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाना शुरू हो चुके थे, टूरिज्म का वहां पर देखिए जो इनफ्लो था, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पिछले साल पहुंचे। इस साल पहलगाम नहीं हुआ होता तो इस बार पिछले साल के नंबर्स का रिकॉर्ड डेफिनेटली ब्रेक होता। तो ये सूरत कश्मीर की सही नहीं जा रही थी। और अपने देश में भीतर बलोच लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार है, उनके साथ किस तरह की बर्बरताएं हो रही हैं, दोहरा चरित्र, मतलब इसकी तो जो हाइट्स है वो पाकिस्तान लिख चुका है ऑलरेडी। देखिए, मुझे थोड़ी सी शिकायत है आपसे भी कि आपने केवल बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, आपने मुहाजिरों के रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया, आपने खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बुलाया, आपने सिंध के भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको बुलाना चाहिए उनको नहीं बुलाया, आपने हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां से नहीं बुलाया। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, ये किसी भी जो इंपीरियल कंट्री या कॉलोनी होती है, कॉलोनी में जो नेटिव्स होते हैं उन बाशिंदों के साथ होती है। तो पाकिस्तान एक तरह से चूंकि वो तो फौज का एक देश है, तो फौज जो होती है वो तो कॉलोनी की तरह ही बिहेव करती है। तो वहां पर फौज के अलावा, और फौज में जिनकी अक्सरियत है जो पंजाबी है, उनके अलावा बाकी सब तो जो है वो एक्स्ट्रास है, और एक्स्ट्रास के साथ तो वैसा ही सुलूक किया जाता है कि कॉलोनी है और रॉ मटेरियल है। तो ये सब तो बेचारे रॉ मटेरियल की तरह है, जो फैक्ट्री कॉल्ड आर्मी जो पाकिस्तान की है उसमें लगाए जाते हैं, खपाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में केवल बलूचिस्तान वालों की ही स्थिति वो नहीं है। आपको स्मरण होना चाहिए कि कराची में जो मुहाजिर थे, जिसमें सबसे ज्यादा बिहारियों की संख्या है, जो यहाँ से माइग्रेट हुए थे किसी जमाने में ये सोचकर कि वो एक देश है। हमारे तो जो पूर्वज थे वो तो जानते थे कि हमारा देश कौन सा है और हमको कहाँ रहना चाहिए, तो हम तो यहीं पर रहे, वो खुश भी हैं और यहाँ पर बरकत के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन वहां के जो मुहाजिरों के हालात हुए, आप देखिए, MQM का एक नुमाइंदा यदि आप बिठाते तो आपको बताते कितने डिसअपियरेंसेस हुए हैं मुहाजिरों के। और इसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर देखें आप, जिसको हम किसी जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, और खान अब्दुल गफ्फार खान का जो क्षेत्र था जिसको फ्रंटियर गांधी कहते थे, तो उन लोगों के साथ भी जिस प्रकार के जुल्म और ज्यादतियां हुई है उसकी तो बहुत कहानियां हैं। और खुद खान अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस पार्टी को लेटर लिखा था कि आपने हमको भेड़ियों के सामने फेंक दिया। तो अब भेड़ियों के सामने जो फेंका है, तो भेड़िया तो क्या गोश्त को लोच के खाता है, तो गोश्त को लोच के खा रहे हैं। लेकिन जो इस जुल्म और ज्यादतियां होती है ना, वो एक सीमा तक चलती है, उसके बाद ब्रेकडाउन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो आज विटनेस कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के कोलैप्स को विटनेस कर रहे हैं। आप देखिए कि इन्होंने 70s के दशक में, 60s के इनलेट में बांग्लादेश के जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां पर ऐसी ही ज्यादतियां की थी। उसका परिणाम क्या आया कि ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। इससे ही आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा टूटेगा, वैसे ही बलूचिस्तान टूटेगा और दूसरे भी टुकड़े होंगे। तो अंत में जो बचेगा ना, वो पंजाब बचेगा इनके पास। बड़ी डिटेल में सर आपने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की, लेकिन कुछ मैं ये कह लूंगी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के नाते कहीं पर कुछ लिमिटेशंस आपके भी होते हैं। कई बार हमें गेस्ट उस तरह से नहीं मिलते, ट्राई हम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आज चलिए एक अच्छा दिन था कि हमारे साथ दो ऐसे मेहमान जुड़ पाए दूसरे देशों से ही जो कम से कम वहाँ क्या हो रहा है इसका फर्स्ट पर्सन अकाउंट जिनके पास है, परिस्थितियां क्या हैं वो जानकारियां उनके पास है। प्रोफेसर रजा, अभी इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसमें सीधे कह दिया गया है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, हम किसी तीसरे की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक जवाब ये अमेरिका को भी है,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये पेशकश कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान चाहे तो वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं और इस मसले को सुलझा सकते हैं, लेकिन भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है, किसी तीसरे की मध्यस्थता इसमें बर्दाश्त नहीं है और बातचीत के टेबल पर भी तभी जाएंगे, टेरर टॉक ट्रेड ये एक साथ नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री कल ही इस बात को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर चुके हैं। सर आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? कोचर सर? जी देखिए, अच्छा रजा साहब, हाँ पहले आप रिएक्ट करिए, फिर मैं कोचर सर के पास जाऊंगी। थैंक यू। देखिए, गुजारिश ये है कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो मैं फिर यही कहूंगा कि ये वक्त है कि इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया जाए। और हमारी जहां तक बात है तो हमारे तो इन्होंने टेरर कैंप्स जो हैं वो 3 टेरर कैंप्स पीओजेके के अंदर टारगेट किए गए हैं और वो तबाह हुए, लेकिन उसमें से बहुत से लोग तो इन्होंने पहले निकाल लिए थे। इसके बावजूद काफी लोग मरे हैं, पर्टिकुलरली जो शवाई कैंप है मुजफ्फराबाद में, वहां पे काफी लोग मरे हैं। ये सिलसिला तो ये जारी रखेंगे, ये सिलसिला ये कभी खत्म नहीं करेंगे। और ये अच्छी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान को, जिस हम अपनी जबान में जिसको दो तरफा कहते हैं, कि ये बायलैटरल इशू है, ठीक है, इसमें किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन बायलैटरल जब इशू है तो इसको फिर सॉर्ट आउट भी तो करना चाहिए ना। आप देखिए, जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो जम्मू कश्मीर जब 26 अक्टूबर 1947 को हमारे किंग ने एक्सेशन ट्रीटी कर दिया इंडिया के साथ, और उसके बाद इंडिया को रिक्वेस्ट की, इंडिया हमारी मदद के लिए आया, पाकिस्तान को यहां से निकालने के लिए आया, तो उसके बाद बहुत सी गलतियां इंडिया ने आज तक की है। 1948 में यूएनओ के अंदर जाना इंडिया की गलती थी, ठीक है, आज की गवर्नमेंट इसको तस्लीम करती है, लेकिन इन चीजों को अब रिव्यू किया जाना जरूरी है। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद आपके पास 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप्स थे, ऑफिसर्स भी थे उसमें, और आपने शिमला एग्रीमेंट कर दिया। वहां जरूरत ये थी कि उस वक्त ये कहा जाता पाकिस्तान से कि आप जम्मू कश्मीर से निकलो, तो उसके बाद हम आपके इन फौजियों को छोड़ेंगे। उन फौजियों से वहां पे टॉयलेट साफ करवाए जाने चाहिए थे, उनसे सड़कें बनवाई जानी चाहिए थी, उनसे मजदूरी ली जा सकती थी, आपको मुफ्त में मजदूर 1 लाख मिले हुए थे। तो गुजारिश ये है कि आप ये चीजें जब देखें ना, इखलाकियात वहां चलती है जहां पे कोई किसी कानून ज़ाब्ते की कोई पाबंदी करने वाला कोई आगे फरीक हो। जब पाकिस्तान ने तो किसी कानून ज़ाब्ते की पाबंदी करनी ही नहीं है सिरे से, तो इसके साथ कौन सी इसीलिए सर हम कहते भी हैं कि भारत और पाकिस्तान की तुलना हो नहीं सकती। युद्ध बंदियों के साथ भारत का अपना एक स्टैंड, एक नीति, एक पॉलिसी रही है। तो अब उन बातों की तरफ मैं फिलहाल अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी जो बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है वो यही कि सीधे सीधे मैसेज है ये भारत की तरफ से कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। भारत के लिए ये मसला द्विपक्षीय है और भारत की कश्मीर पॉलिसी को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। और बातचीत का हाथ पहले पाकिस्तान ने बढ़ाया था, पाकिस्तान ने डीजीएमओ बातचीत के लिए आगे बात रखी, रिक्वेस्ट रखी, और उसके बाद ही ये कम्युनिकेशन का चैनल, बातचीत का चैनल आगे खुला था। गुलरेज साहब, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी सर। सही समय पर ये एक सही कम्युनिकेशन, हालांकि इसमें कहीं कभी किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ने हमेशा ये स्टैंड मेंटेन किया है कि कश्मीर पर ये द्विपक्षीय मुद्दा है और हमारा मसला है, हम खुद सुलझाएंगे। लेकिन आज इसको फिर से रिट्रेट किया जाना, इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक कश्मीर के विषय में विदेश मंत्रालय ने कहा है, वो तो बड़ा स्पष्ट रुख है भारत का, और ये स्पष्ट रुख शुरू से रहा है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि आपको बार बार कुछ चीजों को कहना पड़ता है कुछ लोगों को सुनाने के लिए। तो जिन लोगों को सुनाना था उनको स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी कश्मीर के विषय में, कोई भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके। ये द्विपक्षीय विषय है, वो द्विपक्षीय ही रहेगा। और इसके पहले भी कह चुके हैं हम कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर होना है, कश्मीर के विषय में कोई भी बात। तो हिंदुस्तान को कोई भी आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता, सोच के भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतनी बड़ी ताकत अपने आप पे मसल्स में भी है और फाइनेंस में भी है। तो और आज एक चीज तो और स्पष्ट हो गई कि जब भी किसी से भी युद्ध होगा, मैं तो जानबूझ के वर्ड बोल रहा हूँ, पाकिस्तान ही नहीं, मैं तो जो दूसरे भी है उनको भी संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो कोई भी चीज जहां पहुंचना होती पहुंच जाती है। कि किसी से भी जंग होगी तो पूरा हिंदुस्तान इस मुट्ठी की तरह बंध जाता है। सारे जाति सारे धर्मों के बंधन को तोड़कर पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा ऐसे हो जाता है और फिर साथ लड़ता है। ये हमने देख लिया और ये हिंदुस्तान की असलियत है। बिल्कुल, अब देखना यहाँ से बस ये कि जो सिचुएशंस अब जिस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न है, पाकिस्तान पर भरोसा किया नहीं जा सकता, ये फैक्ट है। इतिहास में कई बार साबित भी हुआ है। हालांकि सीज फायर को जब अनाउंस किया गया उसके कुछ ही देर बाद ही आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कैसे रिएक्शंस भी आने शुरू हुए। लेकिन अब बातचीत का दौर, अगर इसे बातचीत कहा जाए, तो ये कहाँ किस दिशा तक जाएगा, नजर इस पर हमारी बनी रहेगी। लेकिन आप सभी मेहमानों का थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।